किन कारणों से दबाव पड़ा, तो 3 कारण समझ लो। एक कारण कहा गया है जागीरदारी व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलता। अंतर्निहित दुर्बलता यह थी कि जागीरदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे कृषि के विकास के लिए काम करें। तो एक तरफ जागीरदारों से कृषि के विकास के लिए काम करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन अगर जागीरदार कृषि के विकास के लिए तभी काम करते जब जागीर भूमि उनको अस्थायी रूप से मिलती। लेकिन जब चूंकि जागीर भूमि उन्हें अस्थायी रूप से नहीं मिल रही थी, तो इस कारण उनको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही थी कि हम कृषि के विकास के लिए काम करें। क्योंकि 3-4 वर्ष वो कृषि के विकास के लिए काम करते, फिर जागीर का ट्रांसफर हो जाता। तो परिणाम यह होता कि जो भी जागीरदार यानी मनसबदार को कृषि जागीर भूमि मिलती, वो चाहता कि हम जितने समय के लिए मैं मिला हुआ उतने समय जितना निचोड़ सके निचोड़ ले। उस कारण से किसानों पर दबाव पड़ता। एक पहलू यह हुआ, ध्यान है। दूसरा पहलू कि यह वह काल है जब यूरोपीय व्यापार के कारण भारत में बड़ी मात्रा में चांदी आ रही थी। तो बड़ी मात्रा में चांदी आ रही है, तो उस चांदी, जैसे नॉर्मली क्या होता है आपके यहां इस तरह का जैसे धातु आता है, तो ये बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। अगर उसको कैपिटल फॉर्मेशन में ढाल दिया जाता, ये 2 टर्म आता है, कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाम सुना है आपने? इसका मतलब कोई बता सकता है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तुम ही बताओ। नहीं, वो तो प्रभाव नहीं पूछ रहा मैंने, क्या होगा जिसको कैपिटल फॉर्मेशन कहोगे और क्या होगा पूंजी निर्माण के लिए निवेश। उसमें क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी या कम होगी? क्या क्या राइट? जब वो अर्थव्यवस्था में निवेश होगा तो उस समय तुम्हारे हाथ की लिक्विडिटी है, जैसे तुम्हारे पास कैश है, तो कैश अगर होता है और तुम अगर कोई एसेट फॉर्मेशन करते हो, तो एसेट फॉर्मेशन में तुम्हारे हाथ का कैश चला जाता है। अब लॉन्ग टर्म में वो आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा, मतलब अपना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन भर के लिए अपना आमदनी देगा, लेकिन एक बार कैश तो तुम्हारा जाएगा हाथ से एक अच्छा खासा। उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि एसेट लिक्विडिटी में तब्दील हो जाता है। जैसे तुम विनिवेश करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसमें तुम्हारा हाथ में लिक्विडिटी आ जाएगी। तो लिक्विडिटी को कई बार आना अच्छा नहीं माना जाता। लिक्विडिटी अगर ज्यादा आती है तो इन्फ्लेशन आता है, देखो, तो मुद्रा बाजार में फिर जाएगी और मुद्रा को बांध दोगे तो मुद्रा रह जाएगी। उसमें क्या होता था, जैसे बड़ी मात्रा में चांदी आ रही थी, उस चांदी को अगर एसेट फॉर्मेशन में डाल दिया जाता तो क्या होता कि इसमें इकोनॉमी में उसको मतलब एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकता था। लेकिन वहां पर हो क्या रहा था कि जो चांदी आ रही थी उसको या तो लोग उस समय जमीन के नीचे गाड़ देते थे सुरक्षित अपने धन के रूप में, या फिर उसको सिक्के के रूप में ढाल लेते थे। तो वो जो चांदी बड़ी मात्रा में आ रही थी वो सिक्के के रूप में ढल रहे, तो सिक्के के रूप में ढलने का मतलब हुआ कि वो डिमांड पुश इन्फ्लेशन को पैदा किया, क्योंकि ज्यादा मार्केट में अगर सिक्के का फ्लो होगा तो डिमांड बढ़ेगा। और दूसरी तरफ वो जो चांदी आ रही थी कोई मुफ्त में तो नहीं आ रही थी, बदले में भारत से लग्जरी गुड्स जा रही थी, जैसे रेशमी कपड़े जा रहे थे, सूती कपड़े जा रहे थे, तो ये सब गुड और अन्य ढंग के प्रोडक्ट्स जा रहे थे। तो ये सब प्रोडक्ट जब वहां जा रहे थे तो यही प्रोडक्ट्स की मांग इंडियन एरिस्टोक्रेटिक क्लास की भी थी। इंडियन जो कुलीन वर्ग थे उनको भी इन वस्तुओं की जरूरत थी। अब अगर वह चांदी को असेट में डाल दिया जाता तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती। अब प्रोडक्टिव कैपेसिटी मान लो कि हमारे मार्केट में 200 कपड़ों का उत्पादन है और 200 कपड़ों का होम डिमांड है। अगर उसको असेट फॉर्मेशन हो जाता तो हम 250 कपड़े 300 कपड़े पैदा कर लेते, वो हुआ नहीं। ये जो 200 कपड़े मार्केट है इसी में से 50 कपड़े निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में चले गए चांदी के बदले, तो बचा 150 कपड़े। ऐसे 150 कपड़े में मांग तो वही है, बल्कि मांग उल्टा बढ़ रही है। तो उधर से डिमांड साइड से तो इन्फ्लेशन था ही, जब उधर से कपड़ों का
कमी पड़ गई मार्केट में तो सप्लाई साइड से भी इन्फ्लेशन आ गया, तो डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों से इन्फ्लेशन आया, इकोनॉमी पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ा। तो अब कहना है इरफान हबीब का कि चूंकि जमींदार अब जागीरदारों का लाइफ महंगा हो गया, जो मनसबदार जागीरदार थे उनका लाइफ महंगा हो गया। अब लाइफ महंगा हो जाने से अब वे पहले जो उनको किसानों से राज्य से जो मिलता था वो मतलब जमादामी के रूप में, उससे अब उनका काम चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इन्फ्लेशन का रेट काफी बढ़ गया। तो इसलिए वो चाहते थे कि और भी हम किसानों पर दबाव डाल के जितना खींच सके उतना खींचे, तो किसानों पर दबाव बढ़ गया। दूसरा कान हो गया। तीसरा कान बताते हैं कि यह एक संयोग है जिसमें किसी का नहीं, इसको आप एक इत्तेफाक मानिए कि 17वीं सदी में भारत में बार बार अकाल पड़ रहे थे। तो बार बार जो अकाल पड़ रहे थे, तो आप जब्ती आईने दशाला जो अकबर के समय लागू हुई थी या शेरशाह के समय लागू थी, तो उसमें तो आपका भूमि का माप का अधिकारी भूमि माप करके चला जाएगा और उसके बाद फसल रहे या जाए उसने तो आकलन कर दिया है, तो किसानों को उस दर से उसको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अकाल पड़ रहे हैं तो राज्य अगर राजस्व की माफी कर देगा तो 3/4 राजस्व तो मनसबदारों को जा रहा है, तो मनसबदार के घुड़सवार सैनिक मुंह बांध के तो रहेंगे नहीं, तो मनसबदार अपना खर्च कैसे चलाएंगे। तो बार बार अगर अकाल पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में किसानों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि राज्य तो अपने राजस्व की राशि छोड़ेगा नहीं, मनसबदारी पद्धति का भी राज्य के ऊपर दबाव है। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम होगा कि किसानों पर दबाव बढ़ेगा। अब किसानों पर दबाव बढ़ेगा तो दो तरह की स्थितियां हो सकती है। एक तरफ या तो किसान खेत छोड़कर भागने लगेंगे या किसान जमींदारों के साथ मिलकर विद्रोह करने लगेंगे, और जब विद्रोह करने लगेंगे वही कहलाएगी कृषि संकट। याद ही हो गया होगा आपको। अब तीनों पॉइंट लिखवा देता हूं, दोनों जागीरदारी संकट, कृषि संकट जान गए, एंजॉय करो। अब क्या करना है, लोगों की जिंदगी गुजर जाती है इसको जानने में। ये दो थियरी है, जान गए, थोड़ा अचीवमेंट नहीं है। क्या याद हो गया ना? हाँ, नीचे लिखो। हाँ, क्या थोड़ा बहुत जल्दी याद हो गया ना? हाँ, तुम तो केवल अभिनय कर रहे हो, तुमको तो वैसे ही सब कुछ याद है। लिखो क्या लगे। संकट की अवधारणा के लिए हाँ, कृषि संकट की अवधारणा निकट पर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पॉइंट फर्स्ट। हाँ हाँ लिखिए। हाँ, पॉइंट फर्स्ट में लिखिए, हेडिंग ही दे दीजिए। हाँ, लिखिए जागीरदारी व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलता। लिख लोगे? जागीरदारी व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलता, जागीरदारी व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलता, जागीरदारी व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलता, अंतर्निहित दुर्बलता दे दीजिए। और लिखिए कि जागीरदारों से अपेक्षा की जाती थी, जागीरदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी जागीर भूमि के विकास के लिए काम करें, वे अपनी जागीर भूमि के विकास के लिए काम करें, काम करें। इससे उनकी जागीर की आमदनी, इससे उनकी जागीर की आमदनी स्वाभाविक रूप में बढ़ जाती, इससे उनकी जागीर की आमदनी स्वाभाविक रूप में बढ़ जाती, स्वाभाविक रूप में बढ़ जाती, बढ़ जाती, बढ़ जाती। हाँ, हाँ। परंतु चूंकि जागीरों का चूंकि जागीरों का हस्तांतरण होता था, परंतु चूंकि जागीरों का हस्तांतरण होता था, परंतु चूंकि जागीरों का हस्तांतरण होता था, इसलिए जागीरों का हस्तांतरण होता था, इसलिए 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 हाँ, जागीरदारों को जागीर भूमि के विकास में रुचि नहीं रही, जागीरदारों को जागीर भूमि के विकास में रुचि नहीं रही थी। जागीर भूमि के विकास में रुचि नहीं रही थी। इसके विपरीत वे
इसके विपरीत वे कम समय में ही अपनी जागीर भूमि को अधिक से अधिक निचोड़ डालना चाहते थे। वे कम समय में ही अपनी जागीर भूमि को अधिक से अधिक निचोड़ डालना चाहते थे। इससे किसानों पर दबाव बढ़ गया। जस्ट 1 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले।